The next speaker is Sri Naresh Agarwal. Just a minute. We have now resumed debate. So we'll follow the procedure of the debate. Reply can be given later. नहीं, देखिए, I have the list. एक राउंड हो चुका है. I have the list. The next speaker is Shri Naresh Agarwal. Please go ahead. माननीय सभापति जी, खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में आए. ये हटता जो थी कहीं ना कहीं टूटी. और मैं प्रधानमंत्री जी से इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, प्रशंसा हम सबको बहुत अच्छी लगती है. जो भी सत्ता में होता है, जो भी पद पे होता है, प्रशंसा उसको बहुत अच्छी लगती है. मैंने देश में बहुत प्रधानमंत्री देखे. इमरजेंसी लगी थी उस समय भी जितनी रिपोर्ट आई थी, उस समय इंदिरा जी के पास यही रिपोर्ट आई थी कि इमरजेंसी में जनता आपके साथ है और चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे. लेकिन 77 में रिजल्ट क्या हुआ, हम सभी ने उसको देखा. तमाम मुख्यमंत्री, यहाँ भी बहन जी बैठी, बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तब भी ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस ने दी कि 270-75 सीटें बीएसपी जीत रही है. लेकिन जो रिजल्ट आया बिल्कुल विपरीत आया. कभी कभी प्रशंसा बहुत चाटुकारिता में जब बदल जाती है. और वेंकैया जी उस दिन बोल रहे थे, और वेंकैया जी यहाँ नहीं है. प्लीज एड्रेस द चेयर. मैंने इस हिंदुस्तान में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का भी नारा लगते देखा. श्रीमन, चाटुकारिता वहां पर से भी मैंने देखी. और प्रशंसा जब चाटुकारिता में बदले तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. हम सबको, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हम सबको इस चीजों को सोचना चाहिए. क्योंकि आज मीडिया पे जिस तरीके से सरकार ने दबाव बनाकर, मेरा बिल्कुल निश्चित आरोप है कि मीडिया पे जैसे इमरजेंसी में, एक पहली इमरजेंसी ये देश में, दूसरी इमरजेंसी है. पहली इमरजेंसी एक देश में लगी थी, अब दूसरी आर्थिक इमरजेंसी है. जिस अघोषित कहिए घोषित है, आर्थिक इमरजेंसी घोषित है. जिस तरह मीडिया के माध्यम से कहलाया जा रहा है कि पूरा देश खुश है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे खुद पूछना चाहूंगा, आप खुद बता दीजिए कि विदेश में कितना काला धन है और इस देश में कितने लोगों पास काला धन. अगर आप 6 या 8% लोगों पास काला धन मानते तो फिर 94% को क्यों लाइन में खड़ा कर दिया गया. मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने निर्णय लिया, गुलाम नबी जी कह रहे थे हम निर्णय के विरोध में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस निर्णय के विरोध में है. हम इस निर्णय के विरोध में, मैं इसको निर्णय सही बिल्कुल नहीं मानता हूं. और शायद कुछ ही 50 साल में निकाल लीजिए, विश्व में कुछ ही देशों में इस तरीके के निर्णय हुए. और जिन देशों में निर्णय हुए उन देशों में वहां के तानाशाहों ने निर्णय लिए, चुनी हुई सरकार ने कहीं पर निर्णय लिया. कोई भी देश में चुनी हुई सरकार ने निर्णय लिया. अमेरिका में भी 11% इन्फ्लेशन है, लेकिन 11% इन्फ्लेशन का मतलब अमेरिका अपने डॉलर को खत्म करने पे कभी नहीं. क्या यूके में इन्फ्लेशन नहीं है? यूके में भी इन्फ्लेशन है, लेकिन वहां की सरकारों ने अपनी करेंसी को कभी नहीं खत्म किया. आज मैं पूछना चाहता हूं कि जिन उद्योगपतियों के पास काला धन है, कौन लाइन में लगा हुआ है? कौन नेता लाइन में लगा है? कौन आईएएस आईपीएस लाइन में लगा है? कौन आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला लाइन में लगा है? लाइन में तो गरीब लगा हुआ है. जिससे क्या, रिजर्व बैंक ने हमको नोट दिया, उस पर लिखा हुआ है कि मैं वचन देता हूं कि ये धारक को मैं वचन देता हूं कि इन रुपए का भुगतान किया जाएगा. लेकिन रोज हम लोग सरकार की तरफ से पढ़ लेते हैं कि आज 2000 रुपए सिर्फ निकालने की आपको इजाजत दी जाएगी कि गारंटी सरकार दे. गारंटी सरकार दे रही, जबकि रिजर्व बैंक को देना चाहिए. अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे. रोज सरकार की तरफ से आ जाता है कि आज इतना का खाता को होगा, जनधन खाता नहीं छुएंगे. जब आपने 2.5 लाख की इनकम टैक्स पे छूट दे रखी, फिर आप कैसे उसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं? आपको अगर कानून कोई बनाना है, और मैं तो कहूंगा जिस सदन से पास होना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई चुनी हुई सरकार ऐसा निर्णय ले
तो बिना दोनों सदन की परमिशन के किसी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं। ये अधिकार पूरे देश का है, ये अधिकार पूरे देश की चुनी हुई जनता का है और जनता का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। जब तक सदन में डिस्कस न हो जाए कैसे इस तरीके का निर्णय ले लिया जाएगा। और ये निर्णय श्रीमान बहुत घातक है। मैं तो कहूंगा ये निर्णय देश के हित में नहीं लिया गया, ये निर्णय उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट चुनाव हो जाएगा कि देश की 94% जनता को सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी किसान किस स्थिति में है, आपने कल बयान दे दिया कि हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को इतना रुपया दे दिया। वित्त मंत्री जी आप बैठे हुए हैं, एक तो सबसे पहले प्रश्न उठा कि 10 महीने से व्यवस्था चल रही, 2 महीने पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर आए, दस्तखत 10 महीने पहले हुए थे कि 2 महीने पहले हुए थे, यही एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। लेकिन वित्त मंत्री जी आपने कह दिया कि सहकारी बैंकों को हमने इतना रुपया दे दिया, लेकिन क्या उन सहकारी बैंक को आपका कोई डायरेक्शन रिजर्व बैंक का गया है कि सोसाइटी को भी वो पैसा जाएगा, उस पैसे से उस सोसाइटी से किसान उधार या पुराने नोट के माध्यम से खाद और बीज ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? कोई ऐसा डायरेक्शन गया हमें बता दीजिए। आप यहाँ पे आपके एक सचिव दास साहब है, रोज टेलीविजन पे घोषणा कर देते हैं कि आज ये छूट दी। जब बैंक जाओ तो बैंक कहता है मेरे पास तो कोई रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया नहीं, ये छूट कहां पर से होगी। आपकी जितनी करेंसी है उसका सिर्फ 10% ही तो आप जनता को दे पाए हैं। और प्रधानमंत्री जी आपने खुद कहा कि 5 लाख करोड़ से ऊपर काला धन, जिसको आप काला धन कह रहे हैं, हम नहीं समझ पाए काला धन कैसे है। अगर आदमी जमा कर रहा है तो उस धन को हिंदुस्तान का धन माना जाना चाहिए। अगर 5 लाख करोड़ रुपया या 6 लाख करोड़ रुपया बैंक में आ गया 8 तारीख के बाद से कम 4 लाख करोड़ रुपया बैंक में ऑलरेडी जमा होगा, तो टोटल करेंसी का अगर 10 लाख करोड़ इन बैंकों में आ गया और आप 16 लाख करोड़ की करेंसी मान के चल रहे हैं, अभी 1 महीना बाकी है, तो कौन सा बड़ा भारी मिल गया। और विदेश में काले धन के लिए हम लोग पास तो व्हाट्सएप पे सूची आती है, वैसे रोज ही नई सूची आती है, उसमें किस किस के नाम आ जाते हैं समझ नहीं आता है। मैं तो कहूंगा आज आप ये भी डिक्लेयर करिए, अगर आपने इस देश में काला धन समाप्त करने का निर्णय लिया तो विदेश से काला धन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए। चुनाव के समय तो यही निर्णय हुआ था, चुनाव के समय तो यही बात करी गई थी। चुनाव के समय यह हुआ था कि विदेश से काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान के काले धन की बात नहीं हुई थी। और ये भी कह दिया गया था कि 15 लाख, तभी तो जनधन खाता भी लोगों ने खुलवा दिया। अब जनधन खाते में भी अगर कुछ रुपया 60,000 करोड़ रुपया कितना जमा हो गया, आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, जनधन खातों में जमा हो गया, तो यहां से आदेश निकल गया है कि अब जनधन खाते से कोई रुपया निकलेगा नहीं। यानी जिस गरीब को 15 लाख रुपए देने के लिए खाता खुलवाया गया था, बीजेपी के तो लोग ये भी नीचे प्रचार कर रहे हैं कि करीब 5 लाख करोड़ रुपया काला धन बच जाएगा, इतना रुपया छपवाकर सब गरीबों के खाते में जमा कर दिया जाए। नरेश जी, you have consumed your party's time. टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें तो डिस्कशन था। चेयरमैन साहब उसमें Is there a decision to that effect? टाइम की कोई लिमिट नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम बीजेपी की सोच में सुधार है। पूंजीपतियों की पार्टी कहलाती है और है भी। चलिए प्रधानमंत्री जी आपके आने के बाद कम से कम गरीबों की पार्टी तो हुई, कम से कम इतना परिवर्तन हुआ। अब ये लोग ये परिवर्तन स्वीकार करेंगे कि नहीं, चलिए हम लोग स्वीकार करते हैं कि इस बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपनी दम पर जिसने बीजेपी को सत्ता में देश में खड़ा कर दिया। इसमें कोई कहने में इनकार नहीं, इसमें किसी बीजेपी के नेता का कोई श्रेय नहीं है। तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहा, कोई कहता आरएसएस के माध्यम से आ रहा। इतने दिनों तक संगठन आरएसएस रहा तो क्यों नहीं सत्ता में आ गए? सत्ता में आ पाए। लेकिन इसी बीजेपी को
मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का विरोध करते देखा। इसी बीजेपी को हमने राजाओं का प्रिवी पर्स का विरोध करते देखा जब राजाओं का प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, और इसी हमने बीजेपी को जब पूंजीपतियों पर वार किया गया तब विरोध करते देखा। तो क्या इस बीजेपी के इस चरित्र में, एक जमाने में गरीबों को जमीन जब वितरण की जा रही थी, भूमिहीनों को, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, निर्णय लिया गया था कि जितने देश में भूमिहीन है सबको जमीन गांव सभा की दे दी जाएगी। तब भी मैंने बीजेपी को एजिटेट करते देखा। तो अब कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाए कि बीजेपी को उन पॉलिसियों से अभी विरोध है कि नहीं है। क्या बीजेपी उनको चाहती कि नहीं? आज 7,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया स्टेट बैंक ने। जो अखबारों में समाचार आया है उसमें विजय माल्या का भी रुपया माफ कर दिया गया, जो लंदन में बैठ के मजा ले रहा है। जवाब में प्लीज एड्रेस द चेयर। अरुण जी मैं चाहूंगा, प्लीज एड्रेस द चेयर। करण हो चुका है इस सदन में, आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, पहले ये तय हो जाए गलत शब्द संसदीय है या असंसदीय, क्योंकि मैंने पिछली एक बार गलत बोल दिया था तो उसे खत्म करके असत्य डलवाया गया था मुझसे, पीयूष जी से। मैंने कह दिया था गलत दे रहे हैं आंकड़े, तो उस गलत को असत्य कहना पड़ा था मुझको, खुद ही परिवर्तित करके। तो मुझे ख्याल है, क्योंकि नहीं तो मैं कह दूंगा कि आप गलत, झूठ बोला था आपसे, गलत नहीं बोला था, आपने झूठ बोला था। थैंक यू नरेश जी, प्लीज फिनिश। मैं जानना चाहता हूं, प्लीज मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों पे एनपीए कितना है। इस देश के बैंकों का एनपीए कितना है, विश्व के बैंकों का एनपीए कितना है? 11 लाख करोड़। एक इस पर आप बिल्कुल जनता को स्पष्ट कर दें कि एनपीए आपका कितना है, और जो प्लीज डोंट इंटरवीन नरेश जी। 1 minute please, 1 minute. Will you please address the chair and also conclude? I am addressing the chair. चेयरमैन साहब, मैं चाहूंगा कि आप आज ये भी स्पष्ट कर दें कि प्रतिवर्ष आप इन बैंकों को सरकारी खजाने से कितने रुपए की मदद करते हैं बजट से? 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर आप प्रतिवर्ष बैंकों को, भारत सरकार का गरीबों का जो पैसा आता है, जो गरीबों का टैक्स के माध्यम से, आप हर साल 20,000 करोड़ रुपए उन बैंकों को दे रहे हैं जो 7,000 करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों को माफ कर दे, जो पूंजीपति इस देश को धोखा देकर और आपकी मदद से, आपकी मिली भगत से इस देश को छोड़ के चले गए। और आज मैं विदेश में बैठ के आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्यों नहीं विजय माल्या पकड़ के यहाँ आएंगे? क्यों नहीं वो और पूंजीपति जो यहाँ से भाग गए, जो पैसा लिए हुए हैं? ललित मोदी। मेरा तो पहले दिन क्वेश्चन था ललित मोदी और विजय माल्या पे। उस दिन प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था, मैंने सोचा था, लेकिन सदन नहीं चल पाया था। मैं सोच रहा हूं कि सदन चलेगा। प्रधानमंत्री जी, जब आप भावुक होकर जनता में ऐसा भाषण देने लगते हैं कि लोग मुझे मार देंगे, जला देंगे, तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और खासतौर से समाजवादी पार्टी को, आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया, आपको कोई छुएगा। Silence, please. Silence. Naresh ji, you must conclude now. Please watch the. Your party time is over. देखिए, दूसरों को भी बोलना है। बोले सब, चाहे जय हिंद डिबेट। ओके, प्लीज नरेश जी, रिज्यूम प्लीज, रिज्यूम। माथुर जी, आप प्रधानमंत्री जी तो शायद आरएसएस में सीनियर हैं। हमें जो बताया गया, आप गुजरात जाते थे तो प्रधानमंत्री आपको रिसीव करते थे। आप बैठिए,
जो हमें बताया गया। बोलो। मैं प्रधानमंत्री जी आगरा में गए, गाजीपुर में गए, भावुक होकर आपने भाषण दिया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जान पे खतरा हो सकता है तो फिर पाकिस्तान से कौन सुरक्षा हमारी करेगा? बांग्लादेश और नेपाल से कौन हमारी सुरक्षा करेगा? रोज 56 इंच सीने की जो बात होती थी, कल या परसों पाकिस्तान ने फिर 3 सैनिक हमारे मारे और उनका शव छत बिछत किया। क्यों ये हुआ? आप प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, जब आप ये कहेंगे तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, और बहुत भावुकता में जब बारंबार बोला जाता है तो जनता भी उसको कहीं ना कहीं ड्रामे के रूप में लेने लगती है। मैं कह देना चाहता हूं, हम कहते हैं कि हमारे देश में आज भी इतने वीर हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश के गरीब आदमी को भी कोई छू नहीं सकता। हमारे देश में इतने वीर हैं। इस देश का वीरता का इतिहास रहा है, और उस वीरता के इतिहास में अगर प्रधानमंत्री जी हम खुद ही डरते रहेंगे, अगर कल होके हमने ही कहना शुरू कर दिया, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब भावुकता का भाषण छोड़िए, सत्यता के भाषण पे आइए, क्योंकि अहंकार कहीं ना कहीं अंधकार में भी ले जाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हमारे आपके बीच में होगा। अब चलो हमने कह दिया बहन जी हैं, सभी राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होगा। अब ईश्वर आपकी मदद करे। Naresh ji, please address the chair and conclude. You have shot past your party's time by 8 minutes. माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभापति जी, आपको शायद प्रधानमंत्री जी आपके दल वाले सत्ता ना, क्यों कहा जा रहा है कि आपने तो वित्त मंत्री तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कितना सच है? अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो अरुण जी हमको जरूर कान में बता देते हैं। मान नहीं सकता मैं इस आधार पर कह रहा हूं। ये आपके मित्र हैं सब। देखिए, you must conclude now. You are taking the time of other speakers. You must conclude now. हम लोगों को बड़ी तकलीफ है, और शायद विपक्ष ने इस मारे मांग करी थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि वित्त मंत्री तक को नहीं पता लगा कि नोटबंदी का आदेश होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जब कैबिनेट बुलाई आखिरी समय फैसले के लिए, तो मंत्रियों के मोबाइल भी बाहर रखवा लिए गए, जो अखबारों में छपा, जो लोगों ने नहीं पता। रविशंकर जी हमें अकेले में बुलाते नहीं, डर के मारे, पता नहीं कितना सब घबराते हैं। अरे बुला के कभी कुछ बता देते रविशंकर। Naresh ji, you must conclude now. You have taken more than double your party time. अब प्रधानमंत्री जी, There is time. I'm sorry. There is time. मैं कह देना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अफवाहों का दौर चल रहा है। मैं चाहता हूं अफवाहों का दौर कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। काली इंक लगाने का किसने निर्णय लिया, मैं उसका घनघोर विरोध करता हूं। इससे तो चेहरा ही काला करा देता अगर देश के लोगों का, तो ज्यादा रहता क्या। एक हवा चल गई कि इसके बाद प्रधानमंत्री जी लॉकर सीज कर देंगे। स्मृता बहन जी ज्यादा अच्छा बताएंगे लॉकर। और सबसे खराब क्या हुआ, जो महिला धन था, जिसको स्त्री धन कहते हैं। अब हम लोग सब जानते हैं स्त्री धन का क्या महत्व होता है, हम सबको मालूम है।
सारी महिलाओं की पोल खुल गई कि किसने कितना कितना रुपया बचाकर रखा था अपने पति से करवा। ये सब सब छुपा छुपा के मेरी पत्नी पता नहीं कल पुराने लिफाफे ढूंढ के लिए आई कि रुपए रखे हुए। 1 minute, Naresh ji, please. I'm sorry, there are other speakers. You cannot continue indefinitely. Against 8 minutes, you have taken 11 minutes extra. प्रधानमंत्री जी, आपने 2000 का नोट छपवा दिया। 2000 के हमने भी यहाँ भेज कर जब रुपए 20,000 निकालने के लिए चेक भेजे तो 2,000 नोट मिल गए, लेकिन वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। शिवन, यहाँ कैंटीन में पहले दिन जो हम लोगों ने चाय पी तो करीब 150 का बिल बेटा 150 था, नहीं तो 2000 जमा कराने पड़े हमको कि रख लो, जब बिल पूरा हो जाए तब बता देना। आपने जो 2000 का नोट निकाला है, 500 का नोट मिल नहीं रहा, 100 का नोट अवेलेबल नहीं, 2000 का नोट आदमी कैसे तोड़ाएगा? कम से कम इस पे भी तो जरा स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर 2000 का नोट छोटा। आज सारी बैंक बंद है। अगर विपक्ष ने 28 तारीख को आक्रोश दिवस का नारा दिया है तो हमने बंद का नारा इस मारे नहीं दिया कि बंद तो है ही पूरा देश। कौन थी? दिल्ली की चांदनी चौक बंद, कूचा क्या कहलाता है, कूचा वो बंद पूरा, पूरी आजाद की मंडी, आजाद नगर की मंडी बंद। I shall now call the next speaker. Please, please sit down. हो गया। Please cooperate. Please cooperate. मैं कंक्लूड कर देता हूँ। Please मैं conclude. कंक्लूड कर देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। आपका आदेश तो कभी मैंने टाला ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ी, और फिर आप यूपी के हमसे बड़े हो तो और भी आदेश आपका नहीं टाल सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि जो व्यापारी आपका वोटर था वो आज आपके कितने विरोध में शायद आपको नहीं मालूम होगा। हमें वोट मांगने को उनसे जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप वो वोट देने को तैयार हो। एक जो हम लोगों ने मांग करी कि जेपीसी गठन किया जाए, इस मारे मांग करी कि आपकी कुछ यूनिटों के अध्यक्षों को रुपया पहले कहां पर से मिल गया और लीकेज कैसे हो गया, उन्होंने कैसे जमा कराया था। तो इस पे हम लोगों ने कहा कि जेपीसी, और जेपीसी तो कई बार बन चुकी है इस देश में, कई बार जेपीसी बनी। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री जी थे तब भी जेपीसी का गठन हुआ था, हम ही लोग इस हाउस में थे। एक ये भी बताइए कि नेपाल की अर्थव्यवस्था हमारे रुपए से चल रही, बांग्लादेश भूटान की अर्थव्यवस्था हमारे नोटों से चल रही, वहां भी जो हमारे देश वाले रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का तो अधिकांश व्यापारी नेपाल में व्यापार कर रहा है, बिहार का भी बहुत ज्यादा है। उनके पास जो इंडियन करेंसी, वो इंडियन करेंसी कैसे बदलेगी, वहां का व्यापार कैसे होगा? और मेरा तो कहना है कि जो सरकार ने पाबंदी लोगों पे लगाई है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं निकालेंगे अगर आपका कैश अकाउंट है, प्रधानमंत्री जी ये सब बैन बंद करिए, नहीं जनता आप पर बैन लगा देगी, आपकी पार्टी पे बैन लगा देगी। आपको बैन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार का दुरुपयोग मत करिए। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। देश की जनता को राहत मिस्टर डेरेक ओब्रायन, कम से कम ऐसा न कर दिए कि एक महीने में बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि देश में हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं नोटबंदी का फिर से विरोध करता हूं और प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं इस तुगलकी आदेश को वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।